नमस्कार दोस्तों, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। फिनिश क्लासेस बाय पीएस के माध्यम से जो हमारा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेशन चल रहा है वो भी टॉपिक वाइज, उसमें हमने अभी तक एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कवर कर चुके हैं। आज से हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। आज से हम आधुनिक भारत पे बात करेंगे और ये आधुनिक भारत का पहला पार्ट होगा। ठीक, अगर आपको उसके पहले बता दूं कि जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ है, वो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस पर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, जिसमें आ जाके आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करेंगे, आपको वीडियो का जो पीडीएफ है वो फ्री अवेलेबल मिल जाएगा। पीडीएफ आपको जब आधुनिक भारत का सारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी मिलेगा। ठीक, सारे सेशन के बाद आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है या किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहता हो रिलेटेड स्टेट पीसीएस, ठीक, रिलेटेड यूपीएससी, तो अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्स्ट और व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया हुआ है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कभी भी मैसेज या कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, कोई भी वीडियो से रिलेटेड सजेशन है। अदरवाइज कोई जुड़ना चाहता है फिनिश क्लासेस से तो वो भी मोस्ट वेलकम है उसके लिए। ठीक, लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, तबीयत अभी भी सही नहीं है, तो थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। ठीक, क्योंकि आवाज़ में प्रॉब्लम, थोड़ा गले में खराश भी है, खांसी भी है, तो बीच बीच में हो सकती है गड़बड़ी। उसके लिए पहले ही बता दिया मैंने कि उसके लिए सॉरी, थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। आते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक भारत का कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था। तो ये थे कौन? अल्मीडा साहब। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनका पूरा नाम था। ठीक, कब आए थे ये? तो 1505 ईस्वी में ये भारत पहुंचे थे। कब? 1505 ईस्वी में भारत पहुंचे थे। और कब तक थे? 1509 तक। अगर हम बात करें पुर्तगाली के, तो पुर्तगाली पहला यूरोपियन था जो भारत देश में आया। और सबसे पहला जो पुर्तगाली आया था, कब आया था? 17 मई 1498 को। कौन आया? वास्को डी गामा। ठीक, और ये कब आए थे? 1498। किसके शासनकाल में? जमोरिन के शासनकाल में। सबसे पहले कहाँ पहुँचे ये? कालीकट पे। ठीक, कालीकट बंदरगाह पे ये सबसे पहले पहुँचे। और कौन सा राजा था उस समय? जमोरिन था। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर 1500 में एक और पुर्तगाली आया, तो वो था पेट्रो अल्ब्रेज केब्राल। तो ये 1500 में आया। अगर पूछ लिया जाए कि वास्को डी गामा कितनी बार भारत आया, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मोस्टली लोग जानते हैं कि ये 1502 में दोबारा आया था। ठीक, 1501 में या 1500 में आया था दोबारा, फिर वापस गया था। फिर तीसरी बार जब आया था तो उसी के बाद इसकी डेथ हो जाती है। वो ज़्यादा दिन नहीं रहते, इसलिए उसका ब्यौरा जल्दी नहीं मिलता है। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो 2 बार आया है, लेकिन कहीं कहीं इसका वर्णन 3 बार भी मिलता है। उसके बाद कौन आया? उसके बाद प्रथम वायसराय के रूप में अल्मीडा साहब आए। और अल्मीडा के बाद अल्बुकर्क आए थे, ये अल्बुकर्क साहब। अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, जिसके माध्यम से कोई भी बंदा अगर समुद्री माध्यम से व्यापार करने की कोशिश करता था तो उसको बिना इसकी अनुमति के व्यापार नहीं कर सकता था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु तो हुगली का उपयोग कौन करता था? तो वो कौन करता था? पुर्तगाली।
पुर्तगालियों द्वारा क्या किया गया कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में इस्तेमाल करता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अंग्रेजों में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? अंग्रेजों में तो वो करते थे जो हॉकिंस साहब थे। कौन? हॉकिंस साहब ये करते थे। हॉकिंस जो है EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था और व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के पत्र पर कब सूरत पहुंचा? 1608 में। 1608 में ये सूरत पहुंचा। ठीक। और अब 1 अप्रैल 1608 में 1 अप्रैल 1608 में क्या किया? आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खां और इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। तो अगर पूछा जाए फिरंगी खां और इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को दी गई थी, तो वो हॉकिंस थे। ये याद रखना, इनको फिरंगी खां और इंग्लिश खां भी कहा जाता है। इंग्लिश खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो किया था सूरत में अंग्रेजों ने। ठीक। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे सबसे पहले आए सूरत दरबार में 1608 में, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति इन्हें नहीं मिली थी, ये सफल नहीं हो पाए थे। फिर 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन जो मिल्टन है सूरत के समीप स्वाली पहुंचा। कौन? कैप्टन मिडल्टन। अंग्रेजी जो था वो कैप्टन मिडल्टन थे, जो जो 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद भी स्वाली पहुंचा वहां पे सूरत के समीप, और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। ठीक। कैप्टन बेस्ट जो है सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। इसी के बाद जहांगीर के जो शाही फरमान थे उसी से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। ठीक। तो कहाँ? 1612 ईस्वी में। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां भी स्थापित कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? कौन सी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो किस वर्ष स्थापित की थी ये आपको बताना है। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। तो हालांकि इसका क्या है, अगर देखा जाए तो इसका किसी स्रोत, इतिहास स्रोत में, किसी मानक पुस्तक में इसका प्रयोग मतलब कहीं दिखाया नहीं गया कि 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। लेकिन कुछ अप्रमाणित स्रोत हैं जिनके माध्यम से सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी भारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो इनकी जो रुचि थी वो किस में थी? वो सूती वस्त्र में थी। ठीक। सूती वस्त्र, चीनी और सोरा, अफीम आदि में इनकी रुचि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन है आपके पास, अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच जो प्रतिद्वंदता हुई थी उसके वजह से, ऑस्ट्रिया का जो राजगद्दी का जंग था उसकी वजह से, कर्नाटक की जो राजगद्दी का मसला था उसकी वजह से, या अंग्रेजों द्वारा जो फ्रांसीसियों का जहाज का अधिग्रहण हुआ उसकी वजह से। तो प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वो कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? एक सेकंड। तो जो तत्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? तो वो हुआ था 1746 से 48 में।
70, 46 एंड 48। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ, ठीक, जो जिसका विस्तार था गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने, मतलब अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 1746 में युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी के कैप्टन जो बर्नेट थे, उनके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना इसका तत्कालिक कारण था। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के जो नवाब अनवरुद्दीन ने महमूद खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक, यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया था। अब कौन सी संधि हुई थी इसमें, तो ये बताना है आपको। तो ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी उसमें हुई थी ला सापेल की संधि। किसकी? ला सापेल की संधि हुई थी। ठीक, कब हुई थी ये? 1748 में। और इसी में भी ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो भी समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय माना जाता है। किसके? सेंट थोमे के युद्ध के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? जो वांडीवास का युद्ध था, तो किसके द्वारा ये लड़ा गया, किसके खिलाफ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था फ्रांसीसी के खिलाफ, वांडीवास का युद्ध था। ठीक, वांडीवास युद्ध हुआ कब था? 1760 में, जनवरी में। कब? जनवरी में। हुआ क्या था बता दूं, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में जब फ्रांसीसी पराजित हुए, ठीक, तो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लालिक ने किया था। इसमें फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। और कुछ युद्ध हैं जिनके बारे में बताऊं। 18वीं शताब्दी में जो युद्ध हुए थे, अंबर युद्ध हुआ था। कौन सा? अंबर युद्ध। ये कब हुआ था? 1749 में। ठीक, और प्लासी युद्ध हुआ था, ये तो सबको पता होगा। प्लासी युद्ध कब हुआ था? जून 1757 में। और बक्सर का युद्ध जो सबसे फेमस युद्ध था, वो कब हुआ था? 1764 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो किसने हराया था, किस अधिकारी ने हराया था, ये पूछ रहा है। तो ये हराए थे आप किसने? थॉमस बेस्ट ने। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन जो मिडल्टन है सूरत के समीप स्वाली में पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन वेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार निरंतरता को भंग कर दिया और सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित कर दी। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को एक दूसरे के भागों में फैलाया और यहीं पर युद्ध हुआ जहाँ पे पुर्तगालियों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। आपको बताना है कहाँ पे। तो ये क्षेत्र था बिहार। कौन सा क्षेत्र था? बिहार। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम जो सोरा अफीम था वो बिहार से ही प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो कौन सा क्षेत्र था? अभी मैंने बताया एक ही क्षेत्र था, बिहार। एक सेकंड। तो कौन सा क्षेत्र अफीम के लिए था? बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद की संधि के बाद
रॉबर्ट जो क्लाइव था वो नए मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? ठीक है, तो उपदीवान जो बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? मोहम्मद रजा खान को। इस इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी कब हुई थी? अगस्त 1765 में। कौन से युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी? तो 1764 का बक्सर के युद्ध के बाद। भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में ही रखा गया। शाह आलम ने क्या किया? जो 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी थी। कहाँ कहाँ की? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ की अस्थायी दीवानी अस्थायी रूप से देती, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी और निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी कि कंपनी ने दीवानी कार्य के 2 उपदीवान मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान और बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। मोहम्मद रजा खान जो थे उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार जो है समस्त दीवानी जो थी वो निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा चलता था। ठीक, ये याद रखना। तो दो थे बिहार के को किसको किया गया? बिहार को जो दीवान दिया गया वो राजा सिताब राय की नियुक्ति की गई और जो बंगाल के लिए किया गया मुर्शिदाबाद के लिए वो मोहम्मद रजा खान को। तो दोनों ऑप्शन में है, सिताब राय को कहाँ के लिए? बिहार के लिए, और रजा खान को मुर्शिदाबाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब की है? तो अभी मैंने बताया कब किया था, 12 अगस्त 1765 में। ठीक, ये याद रखना, 12 अगस्त 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में क्या कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी? ठीक, तो इसमें क्या है, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत शाह और आज दिल्ली अब पालम जो है, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य में सिकुड़ते सिमटते दिल्ली लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, ये जो फरमान था साम्राज्य की सीमा वाला वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का नहीं, किसका था, बल्कि ये था शाह आलम द्वितीय के बारे में। बहादुर शाह जफर नहीं बल्कि शाह आलम द्वितीय के बारे में। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ और बिहार लोक सेवा आयोग ने इस क्वेश्चन को क्या किया, निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। पंजाब जो था वो अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 में, कब? 1773 में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे भागों को छेड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। अफगान के आंतरिक झगड़ों के कारण जो रणजीत सिंह था उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ किया और 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था वो शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकत गई सरदारों फतेह खान और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 में विस्थापित कर दिया और स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने क्या किया कि जो काबुल था उसका राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से एक सहायता मांगी और उसी समय रणजीत सिंह को कौन सा चीज़ भेंट किया? कोहिनूर हीरा, जिसको हम नूर कहा जाता था। क्या हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने
अपनी राजधानी बनाई? टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई तो कहाँ बनाई, ये पूछ रहा है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो थी वो श्रीरंगपट्टनम में बनाई। कहाँ पे? श्रीरंगपट्टनम में। यहाँ क्या था, एक जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की उसने ने और उसका सदस्य भी बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का एक प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। तो अगर पूछ लिया जाए कि किस शासक ने फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक रूप से एक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, तो वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों में मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए उसने अरब कुस्तुनतुनिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस्तांबुल बोलते हैं आधुनिक में, इस्तांबुल, इसको और काबुल मॉरिशस से अपने दूत मंडल भेजे थे। तो किसने बनाया था? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो यह किया था टीपू सुल्तान के साथ। आंग्ल मैसूर युद्ध का जो तीसरा युद्ध था 1790 से 92 के बीच में हुआ। ठीक, इसमें क्या हुआ कि श्रीरंगपट्टनम की एक संधि हुई, जो कब हुई? मार्च 1792 में। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस और मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार हुआ क्या था कि देश का लगभग 1/2 भाग है अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा, और साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा था। उस समय 3 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात थी भाई। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तब तक उसके जो 2 पुत्र हैं वो अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। और कार्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी भी की कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस ब्रिटिश शासक ने यह टिप्पणी की कि हमने शत्रु के प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया और साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया, तो वो ऑप्शन में सही होगा कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो ठगों का उन्मूलन था वो किसके नेतृत्व में हुआ? कैप्टन स्लीमैन के। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में अगर देखें तो ये लोग काली, दुर्गा, भवानी की पूजा करते थे। प्रायः अपने शिकार का क्या करते थे? सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। तो उन्हें विश्वास यह था कि यह धंधा विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। तो ऐसा क्या हुआ कि तो सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद भी था, लेकिन किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। और उसी समय लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। तो इनकी नियुक्ति किसने की? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लगभग 1500 ठगों को बंदी बनाया गया और अनेक ठगों को इसमें फांसी दे दी गई। ठीक, और 1837 ईस्वी के बाद ठगों का क्या हो गया? संगठित रूप से अंत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? तो ये किया गया रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में कब हुई? 1765 में। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जिसको सीओडी बोलते हैं, क्या? सीओडी, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और कलकत्ता परिषद उसके प्रधान की आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब को पद से हटा दिया। ये कौन किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया था। कब? 1772 में। और द्वैत शासन प्रणाली लागू कब हुई? 1765 में। कौन से युद्ध के बाद? 1764 के
बक्सर युद्ध के बाद। तो हमने क्वेश्चन बात कर लिया किसके द्वारा, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है। तो द्वैत शासन का जो जनक है वो सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है, क्योंकि इसमें दीवानी और विजारत जो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्होंने अलग कर दी थी, इसीलिए इन्हें जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो वो बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। कब बिछाई गई थी, 1853 में। कब, 1853 ईस्वी में बिछाई गई थी। कहाँ से, बम्बई से ठाणे के बीच में। ठीक, अगर क्वेश्चन आ जाए कि दूसरी जो रेलवे लाइन थी वो कब बिछाई गई थी, तो वो बिछाई गई थी 1854 ईस्वी में, कलकत्ता से रानीगंज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहियाताल विरोध उद्देश्य इसका क्या था। तो इसका जो उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग का। इसका जो उद्देश्य था क्या था कि बकास्त भूमि की वापसी का मांग। इसमें क्या था, यह आंदोलन वर्ष 1935 में कार्यानंद स्वामी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, कार्यानंद स्वामी के द्वारा यह आंदोलन उन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था। तो वो थे 1857 में आपके लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय आया ही था, और ये कब से था, 1856 से 1862 के बीच में थे। ठीक, कैनिंग ने क्या किया, भारत में कंपनी द्वारा जो नियुक्त था अंतिम गवर्नर जनरल था, और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय ये चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाली कारतूसों से जो चलने वाली एनफील्ड राइफल है वो कब शामिल की गई। तो वो शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। सरकार ने क्या किया कि जो पुराने लोहे वाले बंदूक है ब्राउन बेस, उसके स्थान पर एक नवीन एनफील्ड राइफल प्रयोग का निश्चय किया। तो इन राइफलों में दमदम, अंबाला और सियालकोट में जो चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। हुआ क्या कि नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग को मुंह से काटना पड़ता था, और जनवरी 1857 में यही हाल हुआ कि बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि जो चर्बी से कारतूस थे वो गाय सूअर की चर्बी से बनाए गए थे। तो इसमें क्या क्या जो सैनिक अधिकारी थे, भाई सारे भारतीय थे, तो उसमें कुछ हिंदू सैनिक भी थे, कुछ मुस्लिम सैनिक थे, तो उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। और यही एक तात्कालिक विरोध बना जो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा जो क्रांति थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम क्रांति जिसे कहा जाता है। तो उसका जो सबसे बड़ा तात्कालिक कारण अगर पूछा जाए तो नई रॉयल एनफील्ड थी, जिसमें जो कारतूस थे वो चर्बी युक्त कारतूस थे, जिसे कहा गया कि गाय और सूअर की चर्बी इसमें लगी होती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था बिहार में किसने किया था। तो बिहार में इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था कुंवर सिंह ने। किसने, कुंवर सिंह ने। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की जो अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह थे वो बिहार के आरा जिले से संबंधित थे। ठीक, इन्हें क्या है, विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है, और शाहाबाद जिले में अंग्रेजी की सत्ता का तख्ता पलट किया और सरकार स्थापित की थी इन्होंने। कानपुर में किसने किया था, तो कानपुर में नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर ये आगे आए थे जो साहब थे। इनकी फिर उसी बाद युद्ध के दौरान ही ये बुरी तरह घायल हुए, और 26 अप्रैल 1858 में इनकी मृत्यु हुई। और इनकी मृत्यु के बाद जो उनके भाई अमर सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है संघर्ष अपना जारी रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अभी मैंने बताया कौन किए थे, कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो इसका भी आंसर अभी बताया कि कौन थे जगदीशपुर के, कुंवर सिंह थे। ठीक,
कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। ठीक। अगर देखा जाए तो शाहबाद जिले जो जगदीशपुर में इनका जन्म 1782 में हुआ था। कब? 1782 में हुआ था, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। उसी के बाद इनके भाई जो अमर सिंह थे इसका नेतृत्व उन्होंने किया था। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, ये पूछ रहा है। तो वो शामिल हुए थे आरा में। लेकिन इसका उत्तर जो है वो आयोग ने पटना माना है, ये भी बताता चलूं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, सक्रिय रूप से? ठीक है। तो नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें ई होगा, क्योंकि कानपुर से साहब थे। बेगम हजरत महल भी सही है, ये भी सही है। इनका थोड़ा डाउट है दिल्ली वाले का, तो इनका एक बार हम लोग देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारणों के फलस्वरूप जो 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो लखनऊ का इसका जो प्रारंभ हुआ वो जून 1857 में हुआ। यहाँ पर विद्रोह का जो नेतृत्व था वो बेगम हजरत महल कर रही थी। कब? जून 1857 में। ठीक। कानपुर में इसी का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया। जबकि बहादुर शाह जफर जो थे, उनकी जो पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया। ठीक। तो इस प्रकार दिए गए सभी विकल्प जो है वो सही हैं। तो ये भी बेगम जीनत महल कौन थी? ये बहादुर शाह जो जफर थी, जो अंतिम मुगल बादशाह था, उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, कौन थे? तो ये थे राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन कुंवर सिंह के बारे में कई बार आया है और मे भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट भी है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1857 तक केंद्र में था। तो कौन था भैया? ऑप्शन नहीं लिखे, सॉरी, प्रिंटिंग मिस्टेक। ए रामपुर था, बी हमीरपुर, सी था आपका धीरपुर, डी था आपका जगदीशपुर। तो ऑप्शन होगा आपका डी, जगदीशपुर। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन कह रहा है जगदीशपुर के राजा थे, तो जगदीशपुर के राजा कौन थे, ये क्वेश्चन है आपके पास। जगदीशपुर के जो राजा थे कुंवर सिंह थे। तो कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन लगातार आए हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में आए हुए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इनको लेके चल रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किस प्रांत से किया था? तो इसका आंसर अभी तक आप लोग जान चुके होंगे, कहाँ से किया था? बिहार से किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? फिर अगेन क्वेश्चन घुमा दिया, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये भी किसने किया? कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? अब बताओ भैया। तो सबसे कट्टर दुश्मन जो थे वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। कहाँ से थे ये? फैजाबाद। ठीक। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे और उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा था कि सारे लोग जो है काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो।
इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से भरपूर दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का भैया इनाम रख दिया था। कितने रुपए का? 50,000 का। मतलब इतने शक्तिशाली नेता थे। इनाम तब पे रखा जाता जब उसको पकड़ में ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? ये गालिब ने देखा था। मिर्जा गालिब जो थे उन्होंने अपनी स्वयं आंखों से इसको देखा था, 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो कौन नहीं था पूछ रहा है। तो इसमें कारण नहीं था अधिकारियों की अक्षमता। ये एक कारण नहीं था और सारे कारण थे, क्योंकि धर्म फैलाने के लिए कंपनी अधिकारियों के प्रयास किया गया। जहाज पर यात्रा करने वाले सिपाहियों का आदेश जबरदस्ती दिया गया। क्यों? क्योंकि पहले हमारे यहाँ समुद्री पार करना क्या माना जाता था? धर्म विरोध माना जाता था। तो उनको जबरदस्ती जहाज पर यात्रा करने के लिए आदेश दिया जाता था। भत्ते पर रोकथाम था, पैसा वैसा बहुत कम दिया जाता था भैया, इसीलिए ये लोग विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने नहीं लिया था? पहले ऑप्शन चेक कर लो। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो किसने भाग नहीं लिया पूछ रहा है। तो किसने भाग नहीं लिया? डी ऑप्शन सही होगा। ये साहूकार और जमींदार जो थे ये दोनों भाग नहीं लिए। इनको पैसा मिल जाता था ना अंग्रेजों से, तो इसीलिए ये दोनों ज़्यादा खा खा के मोटा गए थे, भाग ही नहीं लिए। बताओ, अपने देश की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमरांव, इटावा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, तो एक बात पढ़ लेना। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो पहले ऑप्शन है कि 1857 में दरभंगा और डुमरांव, इटावा के जो महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरनगर, मुंगेर। कौन सा अप्रभावित रहा है यह बताना है। तो केवल मुजफ्फरनगर जो था, मुजफ्फरपुर, ये अप्रभावित रहा। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा एरिया था जो प्रभावित था, जो प्रमुख केंद्र था। आरा था, आरा हो गया, ये दानापुर हो गया, पटना हो गया, ठीक, और इसमें कुछ गड़बड़ी है का? हाँ, ये गलत ऑप्शन हो गया। यहाँ केवल बी होगा, ये केवल 5 जो है ये आंसर होगा। ठीक, ये मुंगेर नहीं था इसमें, क्योंकि मुजफ्फरपुर और इसी के साथ जो शाहाबाद था, ठीक, ये क्या था? ये प्रमुख केंद्र था। क्या था? प्रमुख केंद्र। पटना में पीर अली जो पुस्तक विक्रेता ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और ग्रामीण जनता के बीच अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध जो विद्रोही काम कर रहे थे उन्हें विद्रोही सिपाहियों का समर्थन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो ये बढ़ा था बेगम ऑफ अवध के। ठीक, किसके? बेगम ऑफ अवध के। 30 मई 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ और यहाँ विद्रोह का जो नेतृत्व कर रही थी वो बेगम हजरत महल ने किया और उनके अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम था बिरजिस कादिर, ठीक, उसी को नवाब घोषित किया
और उसी के उस पर इन्होंने स्टार्ट किया। 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि जो ये बेगम हजरत महल थी, इन्होंने आत्मसमर्पण करने से भैया मना कर दिया। अब कहाँ भाग गई? ये भाग गई नेपाल चली गई, बोली हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, इसीलिए ये कहाँ चली गई? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का जब विद्रोह है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो ये पूछ रहा है तो किस कारण से असफल रहा, तो ऑप्शन है बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी, इसी वजह से ये असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचार कीजिए। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ये ए कह रहा है, कथन ए। कथन आर कह रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला, ठीक, और अधिकांश महत्वपूर्ण जो रियासतों के शासक हैं उनका साथ देने में कतरा गए। तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो वो किया था 1 नवंबर 1858 को, क्योंकि जब 1857 की जो क्रांति हुई उसका दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। उसी समय क्या हुआ कि 15 सदस्य वाली एक इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई, जिसमें एक भारत मंत्री, एक सचिव तथा 15 सदस्यों की एक इंडियन काउंसिल बनाई गई। और तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का प्रथम वायसराय बना दिया गया। तो उस समय भारत के जो प्रथम वायसराय थे बने लॉर्ड कैनिंग, ठीक, और यही जो थे 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से? तो अब आपको बताना है किन प्रांतों से किया। गोरखा से, सिख से और पंजाबी उत्तर प्रांत से, इनसे किया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को जो चयन किया इन 3 प्रांतों से किया, क्योंकि 1857 के विद्रोह को जो भड़काने में उत्तर प्रदेश बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की दृष्टि से भाई देख ली। अब विद्रोह के समय बंगाल सेना के 60% सैनिक अवध और उत्तरी पश्चिम प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी। इसी कारण 1 नवंबर 1858 को भारत महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का जो पुनर्गठन किया गया, जो विभाजन और प्रत्यालोपन की नीति पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो ये किया था सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा। इन्होंने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसने हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया जाए, और जॉन लॉरेंस सीले के अनुसार वह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार कहा गया कि 1857 का जो विद्रोह था एक पूर्णतः देशभक्त रहित स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें ना कोई स्थानीय नेतृत्व ही था, ना ही उसमें सर्वधारण का समर्थन प्राप्त था। ठीक, ये चीजें कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये था आपका पील आयोग। कौन सा? पील आयोग। 1857 का जब दमन हुआ उसके बाद जो फौज के नवगठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। इसमें क्या किया कि जो सेना के रेजिमेंट थे उनको जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया, और साथ ही साथ यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो थी वो 1857 में लगभग 45,000 जो थी उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 65,000 कर दिया गया, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटा के 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों को भारतीय सैनिकों से 1-2 का अनुपात रखा गया।
और जबकि यही मद्रास और मुंबई में यह अनुपात 1:3 रखा गया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था। तो नील विद्रोह जो था वो नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन था। ये था क्या, 1859, कब, 1859 और 60 के में बंगाल के नादिया जिले के, कहाँ, बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर में, नादिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बागान मालिकों के विरुद्ध एक आंदोलन हुआ। यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से भाई जाना गया। विद्रोह का जो मूल कारण था वो क्या था, ददनी प्रथा। क्या था, ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा किससे रिलेटेड है, नील आंदोलन से, ये ध्यान रखना। जिसमें क्या था कि बागान जो मालिक थे किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम भुगतान कर देता था। इस भुगतान के बदले किसान नील उगाने तथा उपज उसी बागान मालिक को पूर्व निर्धारित दर पर नील बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। इस प्रकार की बेगार जो कृषि है उसके विरुद्ध किसानों का विद्रोह जो था नील विद्रोह कहलाया। और इसी पर दीनबंधु ने एक नील दर्पण नाम की नाटक लिखा था। तो अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया, ऑप्शन में दिया होगा दीनबंधु। तो इन्हीं को टिक कर देना, आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की लास्ट क्वेश्चन है ये, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। ठीक, तो बताओ भैया। अभी मैंने बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आंसर धड़ा से कहाँ मारना है, तो दीनबंधु जहाँ दिख जाए वहीं पे मार देना। ठीक, थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, कुछ क्वेश्चन गलत है, तो आप लोग कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या कहीं क्वेश्चन आंसर गलत गया है तो उस पर आप कुछ डाउट क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। अब प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, साथ साथ कमेंट करें। ठीक, कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसके लिए भी कमेंट करें, उसके लिए मोस्ट वेलकम। क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो भाई हमको जानकारी कैसे मिलेगी कहाँ हम गड़बड़ी कर चुके हैं। ठीक है, तो इससे हमें भी पता चलेगा कि आप लोग अच्छे से वीडियो सेशन पूरा कवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। आप लोग अच्छे से बीपीएससी की तैयारी कीजिए, हमारा जितना हो सकता है हम पूरा आपको सपोर्ट करेंगे।